हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे टेंस के पहला टाइप प्रेजेंट टेंस, उसमें भी सबसे पहला टाइप जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में उसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक आपका WH क्वेश्चन वर्ड्स, जिसमें आपका किसी वाक्य में कब, क्यों, कैसे रहता है, उसका हम लोग अनुवाद करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ है आपका, देखिए, यदि प्रश्नात्मक वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि रहे तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लोग इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है आपका, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका था, स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग अगर ये वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे रहता है तो सबसे पहले हम लोग उसका इंग्लिश देंगे। इसी को हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। जैसे कि हो गया आपका व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, whom, मेनली यही आपका WH क्वेश्चन वर्ड होता है। इनका अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट, इसके जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डू या डज का प्रयोग करेंगे। ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इसके बाद हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में नहीं रहता है तो इसी के सब्जेक्ट के बाद हम लोग इसका इंग्लिश लिख देंगे। उसके बाद हम लोग मेन वर्ब, और जैसे था मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका अदर वर्ड्स। एक चीज़ और इसमें ऐड किया जाता है, वो है क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ये आपका हुआ WH क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर। ये सब सारा का सारा जो है WH क्वेश्चंस वर्ड्स से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के ट्रांसलेट करने के लिए कि इंग्लिश में हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले उसका इंग्लिश लिखना है। सेंटेंस में जो भी WH क्वेश्चन वर्ड है उसका पहले हम लोग इंग्लिश लिखेंगे। आप लोगों को तो जैसे ये आपका वाट हो गया, वाट मिस क्या, वेन मिस कब, वेयर मिस कहाँ, वाई मिस क्यों, हाउ मिस कैसे, हु मिस किसको। इसका इंग्लिश लिखने के बाद हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाते हैं। हम लोग क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, ना कि हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड के अनुसार लगाएंगे। ये आपको ध्यान देने की बात है। हम लोग डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, और ये हम लोग डू या डज का प्रयोग हम लोग पिछले वीडियो में बता चुका था। उसके बाद अगर सेंटेंस में नहीं रहता है तो हम लोग नोट का प्रयोग करते हैं। नोट का प्रयोग करने के बाद अगर है तो प्रयोग करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका, सबसे पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है आप कहाँ रहते हैं। इसमें आपका WH वर्ड्स आया है कहाँ, तो सबसे पहले हम लोग इसका इंग्लिश लिखेंगे। कहाँ का इसमें से होता है वेयर, तो सबसे पहले हम लोग इसका इंग्लिश लिखेंगे वेयर। उसके बाद हम बताए थे कि सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज लगता है। तो सब्जेक्ट इसमें यू है, यू के अनुसार डू का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे यू, यू के अनुसार डू का प्रयोग। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका यू, वेयर डू यू। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, अगर इसमें नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव में नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें है नहीं। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब है इसमें रहना, तो रहना का होता है लिव। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इसका इंग्लिश हुआ वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। इसी का दूसरा एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होगा। आपका भाई कैसे पढ़ता है। तो देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड है कैसे, तो कैसे के लिए आपका इंग्लिश वर्ड आता है आपका हाउ। और इसमें आपका भाई सिंगुलर, सिंगुलर का ही बोध करा रहा है, तो सिंगुलर के कारण सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इसमें से डू या डज में से डज का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ सिंगुलर का बोध हो रहा है, तो लगाएंगे डज। उसके बाद आपका भाई को एक साथ लिखेंगे योर ब्रदर, क्योंकि यही आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद हम लोग मेन वर्ब लिखेंगे पढ़ना का रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
इस तरह से आपको समझ में आया कि WH क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में रहता है, कोई भी आपका कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब इत्यादि आपका सेंटेंस में कहीं भी रहता है, तो सबसे पहले हम लोग उसका इंग्लिश लिखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर जैसा आपका स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर को हम लोग फॉलो करके इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि देखिए, सीता गाना क्यों नहीं गाती है। तो आप लोग तो समझ गए होंगे। इसमें देखिए, इसमें आप लोग बताइए, WH क्वेश्चन वर्ड है आपका क्यों। क्यों का इंग्लिश इसमें से क्या होता है? इसमें से क्यों का इंग्लिश होता है वाई। आप लोग पहले से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंग्लिश लिखेंगे वाई। आप लोग बताइए। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज में से कोई एक लगाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट देखिए सीता है। सीता जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। ये पिछला वीडियो में मैंने बता चुका था कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? डज। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लाएंगे सीता। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले इस स्ट्रक्चर में बताया था कि अगर आपका सेंटेंस में नहीं आता है, यहाँ पे देखिए नहीं है, तो आप इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के ठीक बाद ही नोट का प्रयोग कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ सब्जेक्ट के ठीक बाद नोट का प्रयोग करते हैं, वाई डज सीता। इसके बाद सेंटेंस में नहीं है तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? नोट। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब है आपका गाना, तो उसके बाद लिख देंगे सिंग। गाना गाती है तो सिंग ए सॉन्ग। लास्ट में हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग अब यूज ऑफ इन्फिनेटिव इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। तो इन्फिनेटिव आपका देख लेते हैं। इन्फिनेटिव आपका होता है मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग। इस टाइप से अगर जो भी आपका मेन वर्ब आता है वो इन्फिनेटिव कहलाता है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। जैसे देखिए आपका एग्जाम्पल, जैसे मेन वर्ब है आपका गो। गो मतलब जाना, इसके पहले अगर टू लग गया तो ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, टू गो। उसी तरह से मेन वर्ब हो गया रन। रन मतलब दौड़ना, इसके पहले हम टू का प्रयोग करते हैं तो ये आपका इन्फिनेटिव बन गया, टू रन। उसी तरह से ईट। ईट मतलब खाना, इसके पहले हम लोग टू का प्रयोग करेंगे तो आपका हो गया इन्फिनेटिव। प्ले। प्ले मतलब खेलना, इसके पहले हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, ये आपका इन्फिनेटिव हो गया। मतलब आपको क्लियर हुआ कि मेन वर्ब के पहले अगर टू का प्रयोग करेंगे तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है और कुछ नहीं है। तो बिल्कुल आसान है। चलिए हम इसका ट्रांसलेट सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज। ठीक है, चलिए हम इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है सोहन किताब पढ़ना चाहता है। आपको मैं बता दूं, इसमें दो वर्ब आते हैं। एक वर्ब आपका इन्फिनेटिव से बनेगा, एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। तो सबसे लास्ट वाला जो वर्ब है जो इसमें आपको दिख रहा है चाहता है, इसका हम लोग यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और एक आपका वर्ब आया पढ़ना, इसमें आपका इसी तरह से वर्ब आएगा पढ़ना, लिखना, खेलना चाहता है या जानता है। इस टाइप का अगर धातु प्लस ना, इसको हम लोग समझ लेते हैं इस टाइप से कि अगर ये धातु प्लस ना के फॉर्म में आएगा, धातु मतलब आपका मूल रूप है पढ़। पढ़ के साथ आपका ना आया पढ़ना, उसी तरह से खेलना, तो ये सब इस टाइप का आएगा तो उसका हम अनुवाद इंग्लिश में इन्फिनेटिव के रूप में करेंगे। और जो आपका सबसे लास्ट वर्ब है उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार करेंगे। हम लोगों ने बताया था कि इन्फिनेटिव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किस प्रकार करेंगे, इसको देख लेते हैं। तो चलिए इसका हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट सोहन, और उसके बाद हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला जो वर्ब है चाहता। चाहता का इंग्लिश होता है वांट। तो देखिए ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग एस का प्रयोग करेंगे। तो सोहन वांट्स, और उसके बाद हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करके ये वर्ब जो है, इस वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बनाएंगे। तो पढ़ना का होता है रीड, तो हम लोग क्या लिखेंगे टू रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया आपका बुक, ए बुक। तो आपका इंग्लिश हो गया सोहन वांट्स टू रीड ए बुक। आप लोगों को क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल से और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका दूसरा एग्जांपल है वह मैच जीतना चाहती है। वह मैच
जीतना चाहती है। तो इसमें देखिए, इसमें भी वही आपका आया है, चाहती है। इससे आपको तो पहले ही बता चुका था पहचान कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इससे पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसको हम लोग उसी के अनुसार बनाएंगे। तो ये वाला जो वर्ब है इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाते हैं, और ये जो वर्ब आया है एक, इसको हम लोग इन्फिनेटिव के रूप में बनाते हैं। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है वह, और वो लड़की का बोध करा रहा है, तो इसके लिए होता है सी। उसके बाद चाहना का अभी बताए थे वांट, तो ये भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ भी लगाएंगे एस, सी वांट्स। उसके बाद जीतना का आपका होता है विन, तो विन को हम लोग इन्फिनेटिव के रूप में लिखेंगे। इन्फिनेटिव मैंने बता चुका था कि वर्ब के पहले आपको टू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे वर्ब है जीतना, विन, तो विन के पहले हम लोग लगाएंगे टू विन, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे द मैच। बिल्कुल आसान है, आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे दो वर्ब है, एक है आपका जीतना, एक आपका चाहती है। तो इसमें से सबसे लास्ट जो वर्ब है चाहती है, चाहता है, जानता है, जानती है, ये सारा का इंग्लिश हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ही बनाएंगे। और जो आपका इसके अलावा जो बच गया, जो आपका धातु प्लस ना के रूप में फॉर्म में होता है, उसका हम लोग इंग्लिश इन्फिनेटिव के रूप में लिखते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देख लिए थे आप लोग, टू रीड, टू विन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा इन्फिनेटिव का प्रयोग। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, वह तैरना पसंद करता है, वह तैरना पसंद करता है। इसमें भी दो वर्ब आया है, एक आया है आपका तैरना, एक आया है पसंद करता है। तो सबसे पहले हम इसका आपका इंग्लिश बता देते हैं। पसंद करना का आपका होता है लाइक, LIK, लाइक मीन्स पसंद करना, लाइक मीन्स पसंद करना। वांट्स मीन्स क्या होता था, वांट्स मीन्स चाहना, वांट मीन्स चाहना या चाहता है। तो इसमें हम लोग इसका ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये लास्ट वर्ब को ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार करेंगे। इसमें सब्जेक्ट है ही, और ही के यहाँ पे पसंद करना के लिए होता है लाइक, तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे लाइक्स एस लगाएंगे, क्योंकि ये आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के मेन वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए, ही लाइक्स, और ये देखिए ये तैरना, ये हम बताए थे कि अगर इस टाइप का जो वर्ब है इसका उपयोग हम लोग इन्फिनेटिव के रूप में करते हैं, तो इसको लिखेंगे ही लाइक्स टू स्विम, क्योंकि तैरना का स्विम होता है, तो हम लोग को इससे पहले टू का प्रयोग करना होगा। तो ये आपका हो गया ट्रांसलेट, ही लाइक्स टू स्विम, वह तैरना पसंद करता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये आपको बनाने के लिए कुछ ट्रांसलेट दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा। वह टेनिस खेलना पसंद करता है, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। मैं अंग्रेजी पढ़ना पसंद करता हूँ। फिर है आपका, बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहते हैं। इस टाइप के आपके वाक्य में दो दो वर्ब आएगा। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जो वर्ब आपका लास्ट में आएगा उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाएंगे, और जो वर्ब आपका धातु प्लस ना के रूप में रहेगा, जैसे जाना, पढ़ना, खेलना, तैरना, जीतना, इस टाइप के वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव से बनाएं। लोग इसको खुद से कीजिएगा। इसके तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ऐसे वाक्य देखेंगे जिसमें सीधे इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ सीधे इन्फिनेटिव का प्रयोग आपका नहीं होता है। जैसे हम लोग ने पीछे देखा था इन्फिनेटिव का प्रयोग करना, इसे कुछ ऐसे इसमें वाक्य आएंगे जिसमें आपका डायरेक्टली इन्फिनेटिव का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे वाक्यों में धातु प्लस ना, जैसे कि तैरना, खेलना, इस सब का जो है इससे कार्य की रीति या विधि का बोध होता है, अर्थात यह काम कैसे हो रहा है या कैसे किया जाएगा इसका बोध होता है।
कैसे किया जाता है इसका बोध होता है। तो ऐसे सेंटेंस को या ऐसे वाक्य को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ऐसे वाक्यों में जो धातु प्लस ना है उसका अनुवाद हम लोग हाउ प्लस इन्फिनेटिव के द्वारा करेंगे। आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है, वह चाय बनाना जानती है। वह चाय बनाना जानती है। देखिए, इसमें भी आपका उसी टाइप से धातु प्लस ना के फॉर्म में आपका बोध हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि इससे कार्य की रीति या विधि का बोध होता है। मतलब ये कैसे होगा इसका बोध करा रहा है, ये कैसे किया जाता है इसका बोध करा रहा है। तो इसके लिए ना हम लोग अगर इसको डायरेक्टली ऐसे बना देते हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, ही जानना का नो, और हम बताए थे कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाएंगे, तो इसलिए इसमें एस लगा है, ही नोज। और उसके बाद चाय बनाना का होता है प्रिपेयर टी। तो हमको इसके बाद इन्फिनेटिव लगाएंगे टू प्रिपेयर टी। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इससे ना आपका सिंपली आपका बोध हो रहा है, और यही सेंटेंस जो है ना इसके विधि या रीति का बोध कराना है। इससे सेंटेंस हमको पता चला कि ये कार्य कैसे किया जाता है, तो इससे आपका रीति या विधि का बोध हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए एक नया वर्ड का यूज करते हैं। वही सेम टू सेम ही बनता है, बस एक नया वर्ड आता है हाउ। हाउ के बाद हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ये आपका इन्फिनेटिव है, तो इससे पहले हम लोग हाउ लगाएंगे। तो इसका आपका इंग्लिश हो जाएगा ही नोज। बस यहाँ पे आपका यूज करना है हाउ, उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज करना है टू प्रिपेयर टी। ये आपका सही हुआ। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल ऐसे देखो, हम लोग निगेटिव में एक एग्जाम्पल देख, चाहे एक इसका पहले हम इन्फॉर्मेटिव ही देख लेते हैं। उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। तो देखिए, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। इसमें आपका निगेटिव आ गया। तो निगेटिव आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव डू या डज का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो इसका इंग्लिश आपका हो गया, जैसे ही के साथ आपका डज नॉट का प्रयोग हुआ, तो लिखेंगे ही डज नॉट। और आपका आना या जानना दोनों का इंग्लिश नो होता है, तो हम लोग लिखेंगे नो। यहाँ पे डज का प्रयोग हो गया है, तो इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। तो ही डज नॉट नो। और यहाँ पे हम बताए थे कि हाउ का यूज करने के बाद ही हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग यूज करेंगे। तो ही डज नॉट नो, फिर उसके बाद लगाएंगे इन्फिनेटिव हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपका निगेटिव सेंटेंस था, इसलिए यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग हुआ है। तो इसमें एक नया वर्ड आपका जुड़ रहा है हाउ। इसका यूज करना आप लोग सीखेंगे, क्योंकि इस ऐसे वाक्यों से आपका किसी भी कार्य करने की रीति या विधि का बोध होता है। तो इसका हम लोग ट्रांसलेट हाउ प्लस इन्फिनेटिव के द्वारा करते हैं। इसका हम लोग ट्रांसलेट, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इसका हम लोग ट्रांसलेट हाउ प्लस इन्फिनेटिव के द्वारा ही करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग तीसरा एग्जाम्पल खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको दे रहे हैं, वे लोग यह काम करना जानते हैं। वे लोग यह काम करना जानते हैं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप लोग पहले खुद से ट्रांसलेट कीजिए, उसके बाद देखिएगा। जैसे देखिए, इसका ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम लोग इसका शब्द लिखेंगे दे। उसके बाद जानना का बताए थे नो होता है, जे नो, दे नो हाउ टू। उसके बाद मेन वर्ब है काम करना, तो हाउ टू डू। और यह काम का हो जाएगा दिस वर्क। दे नो हाउ टू डू दिस वर्क। बिल्कुल ही आसान था, आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें बस आपका इन्फिनेटिव का यूज करने से पहले आपका हाउ का प्रयोग करना होता है, ताकि इससे हमारे सेंटेंस जो है अच्छे से ट्रांसलेट हो सके सही रूप से। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से आप वीडियो शुरू से देखिए, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद ये सारा का सारा समझ में आने लगेगा। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा जितने भी टाइप का सेंटेंस होता है सभी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया है। अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके सभी सेंटेंस के टाइप्स का अनुवाद करने के लिए सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह आप पढ़ते रहिए।